नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे वो म्यूजिक और एंटरटेनमेंट दुनिया के बड़े बादशाह हैं। और शायद नाम से पता चल गया होगा, बड़े बादशाह में काफ़ी सारी कंपनी भी है, उसमें कुछ गिने चुने नाम भी शामिल करते हैं, मतलब दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। इसके लर्निंग करने के पीछे वजह क्या है, आज मैं लर्निंग क्यों कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला लर्निंग की वजह है कि हम एक ऐसी स्टॉक को ढूंढ रहे थे मार्केट में जो कि कम से कम जो 50 डे मार्क के आसपास से ऊपरी लेवल पे कामकाज करती हो, 200 डे मार्क से ज़्यादा अप ट्रेंड स्टेबल्स हों। और साथ में इतना ही नहीं, हम इसको ये भी आंकड़ा लेके चले कि शायद उस कंपनी में वाई ओ वाई का ग्रोथ हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, भले छोटा ही सही लेकिन ग्रोथ होना चाहिए फ्रॉम द एट अ टाइम बिंग की बात करें। उसमें एक कंपनी का नाम निकल के आई, जहाँ पे यदि कंपनी की बात किया जाए तो एक म्यूजिक इंडस्ट्रीज की बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। और इसकी यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी मामला को देखा जाए तो सबसे पहले समझ में आती है कि कंपनी, यदि आप ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखेंगे तो इसमें सेल्स दिन बाय दिन इंक्रीज करती देखी गई, जहाँ पे लास्ट यदि आप टीटीएम के मुताबिक देखते हैं तो करीब करीब 61% तक की रैली क्रिएट करती देखी गई। वहीं प्रॉफिट में थोड़ा सा पिटता देखा गया, केवल और केवल 6% पे आके अटक जाती। वहीं यदि स्टॉक प्राइस की तुलनात्मक करते हैं, तुलनात्मक कहाँ से करते हैं, इंडस्ट्रियल की एवरेज तो जो रेश है उसके मुताबिक, तो करीब करीब 37% से ज़्यादा उछल चुकी है स्टॉक, अभी भी स्टेबल की तरफ देखने को मिलता है। और एक अच्छी बात और शामिल करने की कोशिश करता हूँ, जो अभी अच्छी बातें हैं उसको शामिल करता हूँ, फिर इसके पीछे जो हिडन जो बुराइयाँ छुपी होती है, जिसको कहते हैं कि डिमेरिट वाली इस चीज़ों में, उसमें क्या-क्या डिमेरिट हो सकता है। क्योंकि हम लोग पहले क्या देखते हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए जाते हैं सबसे पहले हम उसमें मेरिट देखते हैं, फिर इसको डिमेरिट देखते हैं, इसमें क्या है, दोनों को फिर आपस में एक कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कंपैरिज़न करके एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि आखिर चलिए मेरिट डिमेरिट के आपस में आखिर क्या रिस्क है और क्या रिस्क के बेसिस पे जो रिवार्ड की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर में, वो कैसा हो सकता है। इसको लेकर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार स्टेबल है, जो कि 14% तक की रही है। और यदि मार्केट की रेश की बात कर किया जाए तो ये जिक्र करता है कि आज के टाइम में जो स्टॉक प्राइस रहा वो ऊपरी लेवल से कह सकते हैं कि जो 52 की हाई था, और क्योंकि 2024 था एक गोल्डन पीरियड था, जहाँ पे निवेशकों ने जम के पैसे बनाए, और कितने ने बिकवाली किया कितना नहीं मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसकी इनकी इस कंपनी में करीब-करीब 30% की आज के टाइम में डिस्काउंट रेट है फ्रॉम द 52 वीक हाई मान लीजिए, ऑल टाइम हाई मान लीजिए वहाँ से। तो क्या कहती है कंपनी को लेकर के, चलिए कदम बाय कदम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चर्चा करने की समय इसको देखने की कोशिश ये करते हैं कि हमेशा कहता हूँ कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। समझने की, जानने की और इसकी इच्छा से हम लर्न करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए, जैसे हमने कहा कि इसका कंपनी का जो नाम है वो सारेगामा इंडिया। और सारेगामा इंडिया की बात करें तो बाकी जो कुछ दिग्गज कंपनियां उसके कंपैरिजन इसका जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ा सा महंगा दिखता है, पर कुछ कंपनियों का कंपैरिजन आज भी सस्ता है, जिसमें कि टिप्स इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन करने पे पता चलता है। यदि कंपनी की वायो वाई ग्रोथ की लेकर देखा जाए, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को लेकर देखा जाए, तो जैसे देखा गया कि कम से कम इसमें देखा जाए तो सेल्स में करीब 136% की रैली थी, तो वहीं पे प्रॉफिट में करीब 20% के आसपास रैली थी फ्रॉम द वाई ओ वाई बेसिस पे। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को लेकर देखा जाए तो करीब 99% की रैली थी, तो प्रॉफिट के अंदर भी करीब 38% की रैली थी। अब अर्थात ये समझ में आया, जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट था, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस का हो, चाहे वो कंपाउंडेड डेटा हो लास्ट 12 महीने के मुताबिक, तो मार्केट में स्टेबल भी है और रेस में शामिल भी है। एक चीज को और जानने की जरूरत पड़ती है कि आखिर चलिए ये तो एक इनका मामला हुआ, लेकिन एक मामला और कहता है कि क्या नेट इनकम मार्जिन बाकी कंपनियों की ऑन एवरेज से कैसा रहा। देखिए, इनके पेयर्स जो दिग्गज कंपनी है उसके कंपेयर करके देखा जाए तो बाकी कंपनियां केवल 3% की सेविंग करती है। उन सभी कंपनियों के आगे
यदि इस कंपनी की बात करें जिसका नाम है सारेगामा इंडियाज, वो 16% से ज़्यादा ग्रोथ बना के चलती है। कुछ कंपनी तो इससे ज़्यादा भी है, जिसमें टिप्स म्यूजिक की बात करें, पहले टिप इंडस्ट्रीज था, बाद में फिल्म और म्यूजिक दोनों अलग अलग कर दिया गया। तो टिप इंडस्ट्रीज की बात, म्यूजिक की बात करें तो करीब 51% के आसपास है, तो उसके कंपैरिजन इसका जो रेश है वो थोड़ा सा कम है। पर वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से अर्निंग तो ये भी करती है, उसका परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम आंकड़ा आती है। कौन कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है, और किस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्टिंग ये लोग बचा पाते हैं उसमें डिपेंड करता है। इसीलिए चलिए, तो हमने ये जाना कि यदि आप नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो इन दोनों के सारेगामा और टिप म्यूजिक की कंपैरिजन में कह सकते हैं कि जो टिप्स म्यूजिक है वो बेटर देन है फ्रॉम द सारेगामा इंडिया से, कंपैरिजन फॉर ओनली ऑन द किस पे, केबल और केबल नेट इनकम मार्जिन की तरफ। अब एक चीज और समझने की जरूरत है, और वो ये कहता है कि यदि हम इनकी ग्रोथ को केवल यहीं पे सीमित ना देख करके यदि रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें, तो केवल रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं था। कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि काफ़ी दिग्गज है, करीब प्रमोटर ने करीब 60% के आसपास नियरली होल्डिंग बना के रखी है। इस कंपनी में FII ने करीब कह सकते हैं कि 15% से ज़्यादा की होल्डिंग बना के रखी है। बीच में थोड़ा सा ज़्यादा भी था, दिसंबर क्रेडिट में थोड़ा सा बिकवाली किया है। ऑलमोस्ट DI के पास करीब 4.5% से ज़्यादा की होल्डिंग, और आम निवेशकों के पास जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी करीब उन्हें 20% के आसपास है, जिसमें कि 73,000 से ज़्यादा निवेशकों का ध्यान आकर्षित करता है। साथ में हमने क्या देखा कि कंपैरिजन यदि चार्ट लेवल पे देखा जाए आज के टाइम में, तो ये कह सकते हैं कि यदि हम चार्ट लेवल को NSE की डेटाबेस से निकाल के लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाता है जो हमें फ्री में मिल जाता है, और अब चाहे तो इसका काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं, उसके जा करके उनकी एक्चुअल में चार्ट ग्राफ में, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आप देखा जाए तो कह सकते हैं कि मार्केट की इस रेस में जो इनका सपोर्टिंग जोन था, इस सपोर्टिंग जोन्स के आसपास से अभी थोड़ा सा उछला है रिसेंटली की बात करूँ तो, जबकि पुराना सपोर्टिंग जोन तो कुछ और कहता था, इस प्राइस के आसपास देखने को मिलता था। और उसके बाद मार्केट में यहाँ से सोचिए, यहाँ से जो रैली हुआ ये, फिर मार्केट में जो ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग हुआ ये, आजकल कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अस्थिरता के साथ बनी हुई है, और लगातार यहाँ से ग्रो के कगार पे देखने को मिलता है। लेकिन एक दिक्कत का सामना ये था कि ये जो सपोर्टिंग था, इस सपोर्टिंग से ये लुढ़क चुका था। लेकिन सपोर्टिंग से लुढ़कने के पीछे कुछ वजह भी है क्या, चलिए एक कड़ी उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपैरिजन भी करेंगे टिप्स म्यूजिक से, जी इंटरटेनमेंट्स हो, बालाजी टेलीफिल्म्स हो, या फिर सुमारो एंटरटेनमेंट जैसी कंपनी भी है जिसका स्टॉक में डिमांड कैसी रही, डिमांड के लिहाज से मार्केट में बिकवाली का प्रेशर कितना झेलने को मिला। रिसेंटली अपडेट की तरफ चला जाए तो कंपनी ने अभी अपनी अर्निंग्स कॉल अपडेट दिया था 14 फरवरी के बाद, उसके बाद ऐसा कोई अपडेट नहीं है फिलहाल के लिए जिसमें कोई हलचल ऐसा हो जहाँ पे बॉटम बनाने की ज़्यादा कोशिश हो। तो फिर एक कह सकते हैं कि ये मार्केट में ट्रेडिंग का सब्जेक्ट था, और ट्रेडिंग के सब्जेक्ट में कई बार मार्केट उछलती है, कई बार कूदती है। अर्निंग्स उन्होंने दिया और अपने जिक्र किया कि इनके पास यदि देखा जाए तो रिसेंटली की बात करूँ तो काफ़ी सारी इन्होंने हसल 4 की बात कहती है, और कुछ इनके नई जो प्रोडक्शंस हैं, जहाँ पे सारेगामा इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसमें उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ की बात कहती है, जो इंडियाज ओनली इंटरटेनमेंट्स कंपनी विद द IP ऑफरिंग्स अक्रॉस मीडिया चैनल्स, जहाँ पे म्यूजिक हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, शॉर्ट हो, फॉर्मेट्स और TV स्क्रिप्ट की बात करती है। लार्ज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पोर्टफोलियो उनके पास, जहाँ पे 160 के प्लस सॉन्ग्स हैं, 70,000 से ज़्यादा फिल्म, 70 से ज़्यादा फिल्म्स हैं, 45 से ज़्यादा डिजिटल सीरीज अंदर, 7,000 से ज़्यादा आवर्स ऑफ टेलीविजन कंटेंट की बात कहती है। डिजिटल फुटप्रिंट की बात किया जाए तो 324 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर एंड द फॉलोअर्स अक्रॉस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, द फेसबुक पे, अर्थात इनके पास जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे इन्होंने जिक्र किया कि इनका रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखेंगे तो द CGR के बेसिस पे करीब 20%, तो वहीं पे इबिटास के अंदर करीब CGR में करीब 44%, तो प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स में करीब 50% की ऊंचाइयों पे दिन बाय दिन
जगह क्रिएट करती देखी गई। जहाँ पे ग्लोबल इंडस्ट्रीज हाईलाइट की बात भी इन्होंने जिक्र किया, जहाँ पे ग्लोबल के अंदर जो बाकी चीजें हैं, जहाँ पे कहते हैं ग्लोबल रिकॉर्ड म्यूजिक रेवेन्यू जहाँ पे ग्रो करती है 10% टू द रिच यूएसटी करीब 28 बिलियंस इन द 2023 में इन्होंने जिक्र किया था। अभी 24 का जब आएगा पूरा डेटा तब इलेक्ट्रिक डेटा आएगा। फिर कहते हैं कि स्पॉटिफाई पोस्ट 1.5 बिलियंस एनुअल ऑप जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको लेकर के 2024 में। जो सब्सक्राइबर बेस जो ग्रो की बात की थी, जहाँ पे 263 मिलियन इन द Q4 में इनका गेन हुआ। जहाँ पे स्ट्रीमिंग्स रैपिड राइज इन द मास एडॉप्शंस को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारा ग्लोबली जो बिजनेस है उसमें अच्छी खासी रिकॉर्ड यहाँ पे, चाहे वो वीडियो म्यूजिक हो, वीडियोज हो, लाइव स्ट्रीम इवेंट्स हों, या फिर आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर की बात किया जाए रिजमेंट को लेकर के। इंडियाज इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर कहते हैं कि ग्रो 18% CGR बेसिस पे, जहाँ पे 375 करोड़ की बात करें, यहाँ पे रिस्क करेगी। जहाँ पे इनका यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इनके पास जो फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, एवरेज और स्नैपचैट जैसे बड़े दिग्गज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे इनकी काम बनती है। सेगमेंट वाइज ग्रोथ की बात कहते हैं कि जिनके पास सेगमेंट वाइज ग्रोथ में यदि देखा है जहाँ पे करीब 23% इज द कह सकते हैं कि म्यूजिक पार्ट्स जिसमें रिचुअल्स हों, और द इवेंट्स पार्ट में करीब देखा है तो CGR के बेसिस पे करीब 20% की ग्रोथ लेवल बना के रखे। तो वहीं पे लाइसेंसिंग पार्टनरशिप की बात किया जाए, जहाँ पे इनके पास जो पार्टनर्स हैं, जहाँ पे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स म्यूजिक है, जहाँ पे चाहे वो जियो सावन हो, गाना हो, या फिर जो तिदाज डिजर्ट जैसे जो चीज़ें हैं, यूट्यूब म्यूजिक जैसे चीज़ें पे इनका है। वहीं पे यदि ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स की बात किया, जहाँ पे जब सोनी सो, वायाकॉम्स हो, इंडिया टीवीज की बात किया, जैसे स्टार्स हो, इसके अलावा नेटफ्लिक्स जैसे कुछ चीज करता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो, स्टूडियोज जैसे जो Z5 जैसे जो बड़ी जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर इनका कारोबार देखने को मिलता है। ऑपरेशनल हाईलाइट की इन्होंने जिक्र किया गया कि पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे बीटर टू बीटर करती देखी गई, यहाँ पे चाहे उनका कस्टमर बेस हो, चाहे उनकी चीज़ें हों, और इसके अलावा इनका जो यदि आप मेजर फिल्म और मेजर इन द 9 मंथ की डेटा की बात किया जाए, जहाँ पे आई फॉर द टुमारो की बात की थी, जहाँ पे हिंदी में काफ़ी सारी, जहाँ चाहे वो वेड्स न्यूज़ जैसे चीज़ें फिल्म हो, चाहे वो स्ट्रीट 2 हो, खलीज जैसे जो सिंगम्स अगेंस्ट जैसे जो काम जो हैं उसके पास इनके पास कामकाज हैं। इसका लाइसेंसिंग और चैटबॉट की बात कहती है, और काफ़ी सारी फिल्म और इंडस्ट्रीज की बात नंबर को शामिल करती है। जिसके अलावा इनके पास एक सारेगामा कारवां जैसे एक जो वो इक्विपमेंट्स आता था जिसपे भी इनका अच्छी खासी रिवेन्यू आती है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस और रिकॉर्डेड ऑडियोज गाने को प्रेजेंट किया जाता है, और आपके सामने वो कुछ इंस्ट्रूमेंटल पॉइंट में वो आपके पास आती है, और उसको भी लोग लेते हैं और खरीदते हैं। ऐसा चीज़ भी मार्केट में मिलता है। इसके अलावा यदि कंपनी की बात करें, जहां रिस्क के मुताबिक रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिवार्ड के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा कहती है, निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बनी पड़ी दिखती है, तो फिर कंपैरिजन यदि किया जाए इनकी कुछ दिग्गज कंपनी से तो कैसा आंकड़ा लेके आती है। और एक झलक यदि रेगुलर इनकम के तौर पर चलें तो कंपनी ने 2024 में डिविडेंड की पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 4 रुपये, 2025 में अभी फरवरी की बात है पिछले महीने की, जब 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो दिन बाय दिन इन्होंने अपनी रेगुलर इनकम भी देती रही है, ऐसा इनका नंबर देता है। ऐसे यदि कंपेयर किया जाए इसको BSE के सेंसेक्स के मेन इंडेक्सेशन से और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब पिछले 10 सालों में 3700% की रैली थी, तो पिछले 5 सालों में 2100% की रैली बना के रखी है, और आज भी 3 साल हो, 1 साल हो, 2 साल हो, इनकी लगातार रैली बनती देखी गई है। चाहे इनके सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में गिरावट भी हो, उसके कंपैरिजन यहाँ जो और गिरावट भी रहा बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप आसार कह सकते हैं कि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं मार्केट में, और ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए कि पूरे के पूरे मार्केट गिर रहा हो तो वो स्टेबल हो, अर्थात वहाँ पे ये दिखता है कि शायद वहाँ पे जो इंटरेस्ट है निवेशकों का वो इस एक बुल की तरफ इशारा करती है, और वो जब मार्केट चलेगी तो उसके मुताबिक वो बाउंस बैक ज़्यादा क्रिएट करेगी, तो ऐसी स्टॉक को चुनना बेटर हो सकता है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें इसको लेकर के, जो आखिर इसमें पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा रहा इनका रिकॉर्ड फॉर्मेट, तो देखा गया कि पिछले 6 महीने की डेटाबेस को हम लेते हैं ओनली ऑन पिछले 6 महीने से, जहां हर जगह पे बिकवाली का प्रेशर रहा है, तो यहाँ भी इस बिकवाली के दौर में सबसे ज़्यादा बिकवाली करने वाले स्टॉक की लिस्ट में आता है सिमारो इंटरटेनमेंट, जिसमें करीब 50% के स्टॉक प्राइस टूट चुका है। तो वहीं बालाजी टेलीफिल्म्स हो, जियो जी इंटरटेनमेंट्स हों,
और यदि हम टिप्स म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री आज भी थोड़ी बहुत करके टिकी पड़ी है और इस कंपनी में केवल और केवल 3% ही मार्केट पिछले 6 महीने में गिरावट दर्ज करती है। और ओवरऑल हमने इनका देखा कि हायर प्राइस से भी देखा जाए, लाइफ टाइम हायर प्राइस से, तो हमने इसका अवलोकन किया तो सबसे कम गिरने वाले स्टॉक की कैटेगरी में यदि देखा जाए तो इसी का नाम शामिल करता है, जिसका नाम यदि हम देखा जाए तो जहाँ पे करीब 28% के आसपास। तो बाकी जो दिग्गज कंपनी थी उसमें ऑलमोस्ट करीब 30% और उससे ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती पाई गई। ऑन एवरेज 46% की गिरावट रही मार्केट में इनकी पीयर्स कंपनी में, तो यहाँ पे केवल और केवल 28% की गिरावट रही है। ये इनके लिए एक उपलब्धियां हैं और इस कंपनी के बारे में हमने डिटेल में जानने की कोशिश किया, इसकी इस कंपनी को इनकी बिजनेस मॉडल के लेकर के, इनकी बिजनेस मॉडल के से अलावा हमने इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपैरिजन किया उनके पीयर्स कंपनी से, और साथ में हमने ये भी कंपेयर कर दिया कि आखिर किसका स्टॉक परफॉर्मेंस कितना बेटर है। आज के सिचुएशन में तो कह सकते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, कारोबार अच्छी खासी करती रही, ऑर्डर का प्रोजेक्ट अच्छी खासी मिलते रहे, तो शायद बेटर रिजल्ट के साथ मार्केट में उभरता हुआ और दिख सकता है। मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। अक्सर एक बात को कहता हूँ, मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर्ड एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो, और वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।